गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा फ्रांस की क्रांति का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम जो है फ्रांस की क्रांति के कारण वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि 5 मई 1789 को और एस्टेट जनरल का अधिवेशन होता है। उसके बाद हमने टेनिस कोर्ट की शपथ पढ़ी थी 20 जून को, और फिर वो बास्तिल जो दुर्ग है उसका पतन था 14 जुलाई को। फिर हमने विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा पढ़ी 4 अगस्त को, और फिर 1791 ईस्वी में लिखित संविधान बनता है। और फिर जो है पर्सा व ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा होती है। इससे पहले जो हमने एक महिलाओं का अभियान पढ़ा था 5 अक्टूबर 1789 को, जिसमें लगभग 6-7 हज़ार महिलाओं ने वर्साई के महल को घेर लिया था, और उसमें राजा और रानी को गिरफ्तार कर वो पेरिस ले गई थी। फिर पर्सा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा होती है। फिर कन्वेंशन जो है उसका शासन शुरू होता है। फिर डायरेक्टरी का शासन शुरू होता है। फिर काउंसिल का शासन शुरू होता है। और बाद में हमने पढ़ा कि काउंसिल को समाप्त कर नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, वो फ्रांस का तानाशाह बन जाता है। और 1815 ईस्वी में जो मित्र राष्ट्र है वो नेपोलियन को पराजित कर देते हैं, और फ्रांस जो है वो हार जाता है और नेपोलियन का पतन हो जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच चुके थे फ्रांस की क्रांति के अंत तक। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो फ्रांस की क्रांति है, इस क्रांति ने अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ी, विश्व को क्या देन थी इस फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण जो परिणाम थे, उनमें से वो कौन से परिणाम है जिसका प्रभाव विश्व पर पड़ा है, जो फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। तो आज उनकी बात करने वाले हैं। आज की हमारी हेडिंग क्या रहेगी? फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, क्या विरासत छोड़ी है, क्या देन रही है फ्रांस की क्रांति की, उसका हम उल्लेख करने वाले हैं। तो एक तो देखिए, हम इसके अंदर फ्रांस की क्रांति की जो विरासत है उसके अंदर एक पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा। यानी फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हो गया कि जो विशेषाधिकार थे उनका अंत हो गया। कौन से विशेषाधिकार? जैसे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था वो कर नहीं देते थे, निम्न वर्ग कर देता था। कुलीन वर्ग के लोग अधिकारी बन सकते थे, निम्न वर्ग के लोग अधिकारी नहीं बनते थे। तो इस प्रकार के जो विशेषाधिकार थे, इस क्रांति के बाद वो विशेषाधिकार समाप्त हो गए। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, सामाजिक समानता। दूसरा पॉइंट क्या होगा? सामाजिक समानता। क्योंकि इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि तीनों वर्गों को एक समान माना गया। तीनों वर्गों के लिए कानून एक बराबर माने गए। तीनों वर्गों पर कर है वो बराबर लगा दिया गया। जो उनके विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया, और तीनों वर्गों को एक समान माना गया, यानी सामाजिक समानता पर बल दिया गया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मानवाधिकारों की घोषणा। फ्रांस की क्रांति के दौरान मानवाधिकारों की घोषणा हुई कि मनुष्य है वो स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी बनाकर उसे कैद कर नहीं रख सकता, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता, वो किसी का दास नहीं हो सकता। मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार है। मनुष्य पर शोषण हो रहा है तो वो शोषण के विरुद्ध अपना जो इलाज करवा सकता है, उपचार करवा सकता है। तो इस प्रकार के मानवाधिकारों की घोषणा है वो शुरू हो चुकी थी। एक पॉइंट होगा, निम्न वर्ग जो है, निम्न वर्ग को मताधिकार। तो देखिए, इससे पहले जो वोट डालते थे वो सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही डालते थे, जो कर देते थे, जो बड़े अमीर थे। लेकिन क्रांति के बाद क्या हो रहा है कि कर जो मतदान डालने का अधिकार है वो गरीबों को भी दिया गया, निम्न वर्ग के लोगों को भी दिया गया कि अमीर भी मतदान करेंगे तो निम्न वर्ग वो भी मतदान करेगा। फिर महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को 1946 में मत देने का अधिकार दिया गया था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एक हम पढ़ेंगे
महिला शिक्षा पर बल। महिला शिक्षा पर बल। पहले सिर्फ अमीर वर्ग की महिलाएं ही शिक्षा ग्रहण करती थी, निम्न वर्ग की महिलाएं खेतों में घरों में कार्य करती थी, लेकिन अब महिला शिक्षा पर बल दिया गया, निम्न वर्ग की महिलाएं वो भी अब शिक्षा प्राप्त कर रही है। एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत। तो इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि दास प्रथा है उसका अंत हो चुका है। 1848 ईस्वी में फ्रांस में दास प्रथा है वो बिल्कुल से समाप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार ये जो वो विरासत है जो फ्रांस की क्रांति ने अपने पीछे छोड़ी है। विशेषाधिकारों का अंत हुआ है, सामाजिक समानता पर बल दिया गया, मानवाधिकार की घोषणा हुई है, निम्न वर्ग को मताधिकार मिला है, महिला शिक्षा पर बल दिए गए और दास प्रथा का अंत हुआ है। तो इस फ्रांस की क्रांति की विरासत के बाद जो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्रांति के दौरान किसने कब तक शासन किया। तो देखिए कौन कौन शासन कर रहा है। पहले तो राजतंत्र था, लुई 16वां है वो शासन कर रहा था। फिर 1789 ईस्वी में क्रांति होती है और उसमें जो तीसरा सदन होता है वो अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर देता है। यानी क्रांति के दौरान जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? राष्ट्रीय सभा। 1789 में क्रांति होती है और 91 ईस्वी तक ये जो सत्ता है वो इस राष्ट्रीय सभा यानी उस जो तीसरा सदन था उसके हाथों में होती है। फिर 91 ईस्वी में एक नया संविधान बनता है, नया कानून बनता है। उस संविधान में क्या होता है कि तीसरा जो सदन है वो नेशनल असेंबली बन जाता है। नेशनल असेंबली। तो 1791 ईस्वी में संविधान बनता है, उसमें ये जो नेशनल असेंबली है ये शासन चलाती है। ये चलाती है कब से? 91 से लेकर 92 ईस्वी तक। यानी ये एक वर्ष जो है ये सत्ता किसके हाथों में रही है? नेशनल असेंबली के हाथों में। अब फिर क्या होता है? फिर नया संविधान बनता है, नए कानून बनते हैं। उस नए कानून में क्या होता है कि सत्ता जो है वो कन्वेंशन के हाथों में आ जाती है। अब सत्ता नेशनल असेंबली से हटा ली गई है और किसके हाथों में आ गई? कन्वेंशन के हाथों में। 3 वर्ष तक ये जो नेशनल कन्वेंशन है ये शासन करती है। ये भी असफल रहती है। जब ये असफल रहती है फिर 5 सदस्यों की डायरेक्टरी व्यवस्था ये लागू कर दी गई। ये शासन करती है 4 वर्षों तक, 99 तक। ये भी असफल रहती है क्योंकि बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाई, देश के अंदर जो दंगे हो रहे थे उनको नहीं रोक पाई। इसके बाद जो सत्ता दी जाती है किसको? काउंसिल को। 3 सदस्यों की काउंसिल होती है, ये शासन करती है 1804 ईस्वी तक। नेपोलियन इसका प्रधान काउंसिलर था और फिर नेपोलियन क्या करता है? 1804 ईस्वी में इस काउंसिल को भी समाप्त कर देता है और स्वयं जो है वो फ्रांस का तानाशाह बन जाता है। इस प्रकार से ये जो गणतंत्र चल रहा था वो फिर से समाप्त हो गया और 1804 से 1815 तक जो है नेपोलियन है वो शासन करता है। तो ये हो गए क्रांति के दौरान किस असेंबली ने कब तक शासन किया था। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। पहला जो अध्याय था फ्रांस की क्रांति वो आज पूरी हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।